नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक की, वो है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। तो देखेंगे कि आखिर ये अभयारण्य क्यों चर्चा में है और इस अभयारण्य से जुड़ी हुई जो भी बेसिक जानकारी है उस पर एक एक करके हम बात करेंगे। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। रिपब्लिक डे के अवसर पे देखें, एक शानदार मौका संस्कृति आईएएस की तरफ से आप सभी के लिए लाया गया, जिसके तहत ऑफलाइन क्लासरूम कोर्सेज पर 20% की छूट दी जा रही है। और ये जो छूट है संस्कृति आईएएस के दोनों जो सेंटर हैं, दिल्ली और प्रयागराज, दोनों के लिए उपलब्ध है। ऑनलाइन लाइव कोर्सेज की बात करें तो इन पर अप टू 75% की छूट दी जा रही है और इसके अलावा एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट दिया जा रहा है। और ये जो छूट है कब तक वैलिड है? 28 जनवरी 2026 तक है। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि आखिर कुंभलगढ़ जो वन्यजीव अभयारण्य है क्यों चर्चा में। तो केंद्र सरकार ने कुंभलगढ़ जो वन्यजीव अभयारण्य है इसके चारों ओर 0 से लेकर 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील जो क्षेत्र है वो घोषित किया है, जिसके बाद से ये जो क्षेत्र है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ये क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अरावली पर्वतमाला के सबसे नाजुक, सबसे संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्रों में आता है। और अभी देखेंगे कुछ समय पहले भी अरावली काफी चर्चा में था। तो ये जो निर्णय आया है, निर्णय का जो उद्देश्य है वो वन्य जीवों की जो आवास है उसकी सुरक्षा करना है। तो ये जो भी निर्णय दिया गया है इसके पीछे जो उद्देश्य है वो 2-3 उद्देश्य हम एक तरह से यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। पहला, जो भी वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा करना, उनके आवास को सुरक्षित करना, जो भी यहाँ पर खनन, माइनिंग, अवैध निर्माण या औद्योगिक जो भी गतिविधियाँ हैं उन पर नियंत्रण करना है। और सबसे खास बात है कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, उसको भी सुरक्षित करना है। इसी कारण से इस तरह का निर्णय यहाँ पर दिया गया है। तो केंद्र सरकार ने ये बात खासतौर पे हाल ही में राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है उसके सबसे नाजुक जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं उनमें से एक कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य माना जाता है। तो इसके आसपास 0 से लेकर 1 किलोमीटर तक फैले जो भी जैव विविधता से समृद्ध जो क्षेत्र है उनको पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र, जिसे ESZ बोला जाता है, वो घोषित किया है और तब से ये चर्चा में है। इसके अलावा अगर बात करेंगे कि कुंभलगढ़ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बारे में जो बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए उस पर अगर हम एक एक करके बात करें कि आखिर इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, तो इसकी जो अवस्थिति है, ये लोकेशन कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो राजस्थान स्टेट में ये देखने को आपको मिल जाता है। जो अवस्थिति है उसमें सबसे खास बात है कि ये जो क्षेत्र पूरा, ये पर्वत श्रृंखला जो अरावली है उसी पर्वतमालाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो यहाँ पर राजसमंद, पाली और उदयपुर 3 डिस्ट्रिक्ट में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। और ये जो वन्यजीव अभयारण्य है इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। खासतौर पर देखेंगे अभयारण्य के भीतर स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है कुंभलगढ़ किला। किले के नाम पर ही अभयारण्य का नाम भी रखा गया है। क्षेत्रफल और जो भी स्थापना वर्ष है, ऊंचाई जो है, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो कुंभलगढ़ जो किला है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अभयारण्य के भीतर ही अवस्थित है और यहीं पर किले का जो निर्माण है वो महाराणा जो कुंभा है उन्होंने 15वीं सदी में किया था। विशेष तथ्य देखिए, किले की दीवार लगभग 36 किलोमीटर लंबी है। चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के दृष्टिकोण से देखेंगे तो जो ऐतिहासिक संदर्भ है, पर्यावरण का जो संबंध है, तो एक दुर्लभ जो समन्वय है वो यहाँ पर देखने को मिलता है और इस कारण से ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसकी जो स्थिति है और यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण स्थापत्य देखने को मिलते हैं उस कारण से ये बड़ा अहम हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम जल निकासी प्रणाली की बात करें तो ये अभयारण्य एक जल विभाजक, वाटर डिवाइड का भी क्या करता है, ये काम करता है। और यहाँ पर देखेंगे 2-3 महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं, एक तो बनास आपको यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण नदी देखने को मिलेगी। बनास नदी का उद्गम स्थल है और बनास नदी आगे बढ़कर क्या होती है, फिर यहाँ से देखेंगे ये बनास आ रही है और बनास आकर चंबल से मिल जाती है, चंबल फिर आगे बढ़कर यमुना से मिल जाती है और यमुना फिर आगे बढ़कर क्या होती है, ये आकर इधर से जो गंगा आ रही है उस गंगा से आकर मिल जाती है। तो एक सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो बंगाल की खाड़ी में यहाँ से एक बनास, चंबल, यमुना, गंगा होते इसका जो निकास है वो बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलता है। और यहाँ पर पश्चिमी ढाल पर कई सारी जो नदियाँ हैं, जैसे छोटी छोटी जो नदियाँ हैं, सुकड़ी है, सुमेर है, मिथड़ी है, कोट है, ये आपको देखने को मिलेंगी। ये सभी लूनी नदी की सहायक नदी है और ये सब अरब सागर में अंतर जाकर गिर जाती है। और इस क्षेत्र के अगर हम जलवायु की बात करेंगे, यहाँ पर जो भी जलवायु है वो किस तरह का है, तो सेमी एरिड जलवायु है।
500 से 700 मिलीमीटर वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान होता है गर्मी में 35 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है। शीत ऋतु यानी विंटर में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस होता है। और दक्षिण पश्चिम मानसून से ठीक ठाक यहाँ पर वर्षा होती है। तो यहाँ के बारे में बेसिक जो जानकारी वो हमने देख ली। मृदा की अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर किस तरह की मृदा का विकास हुआ है, तो उथली पथरीली कम जल धारण क्षमता वाली मृदा यहाँ पर देखने को मिलती है। और यही कारण है कि यहाँ पर जो वनस्पति है वो सामान्य तौर पर झाड़ीदार शुष्क जो वनस्पति पर्णपाती है वो आपको देखने को मिलती है। डिटेल में अगर वनस्पति की बात करेंगे तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पर कांटेदार जो झाड़ियाँ हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। सामान्य तौर पे देखेंगे जहाँ का तापमान अधिक होता है, जो ट्रॉपिकल क्षेत्र है उसमें ये देखने को मिलता है। और वर्षा यहाँ पर आप देखेंगे 50 से 70 या उससे भी कम वर्षा होती है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। प्रमुख जो प्रजातियाँ हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो अलग अलग खैर, सलार, चुड़ैल, पलाश, बबूल, औषधि वाले जो बहुत सारे जो वनस्पति है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इस अभयारण्य में अगर वन्य जीवों की बात करें, जीव जंतुओं की बात करें, तो बहुत सारे मांसाहारी जो जीव हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे तेंदुआ, भारतीय भेड़िया, सुस्त भालू है, लकड़बग्घा है, सियार है, जंगली बिल्ली है। शाकाहारी जो वन्य जीव हैं उसमें सांभर, नीलगाय, चौसिंगा, चिंकारा, खरगोश, ये सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इसी कारण से इस क्षेत्र का अपना एक पारिस्थितिकी महत्व है। जैसे अरावली के दृष्टिकोण से देखेंगे तो एक ग्रीन वॉल के रूप में यहाँ पर मौजूद है। जो तेजी से बढ़ता हुआ डिजर्टिफिकेशन है उसको ये रोकने में महत्वपूर्ण सहायक है। भूमिगत जो जल पुनर्भरण है उसके दृष्टिकोण से, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के दृष्टिकोण से देखें तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस पूरे क्षेत्र में जो भी जैव विविधता है उसका संरक्षण करने में ये महत्वपूर्ण यहाँ पर भूमिका निभाता है। मानव वन्यजीव संघर्ष को सीमित करता है और इस कारण से ये क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता है। अब थोड़ा सा अगर ESZ की बात करें, पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र क्या होता है, जो किसी भी ESZ क्षेत्र जो होते हैं ये 0 से 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र होते हैं। और किसी भी क्षेत्र में जो वन्य जीव है उसकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जैव विविधता को सुरक्षित करने के लिए, अनियंत्रित जो खनन है, निर्माण है, जो प्रदूषण है, उस पर रोक लगाने के लिए ये निर्धारित किया जाता है। और कानून में इसका बाकायदा आधार भी हमें देखने को मिलता है, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, उसी के अंतर्गत ये अधिसूचित है। पारंपरिक जो कृषि है, इको टूरिज्म है। प्रतिबंध की बात करें तो खनन, भारी उद्योग, बड़े निर्माण कार्य इसमें शामिल किए गए हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो पूरा कुंभलगढ़ वाला जो वन्यजीव अभयारण्य है ये अरावली पर्वतमाला में स्थित एक ऐसा जैविक गलियारा है, बायोटिक कॉरिडोर है, जो न केवल वन्यजीव संरक्षण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि भारत की जो जल सुरक्षा है, जो जलवायु संतुलन है, उसमें भी एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर ये जो अभयारण्य है क्यों चर्चा में है, और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उस पर हमने चर्चा की। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये अरावली पर्वतमाला में स्थित है, यहाँ से बनास और लूणी नदी प्रणालियाँ जुड़ी हुई हैं। ये राजस्थान का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। और नीचे विकल्प दिए गए हैं 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3, कौन से सही विकल्प हैं ये आपको यहाँ से चुनाव करना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।